मिलन, हर्ष, अर्नो। अभी यस नहीं आया। ओके, दिया इज हियर। तो जितने लोग तो सारे आ गए ना? अर्नो, दिया, हर्ष एंड मिलन। ओके, तो स्टार्ट करें, कंटिन्यू करें। यस सर। ओके, तो हम कहाँ पे थे बच्चों? एरर पे थे। और हमने बताया एरर्स आपके दो तरीके से होंगी। एरर क्यों हुई थी? क्योंकि जो हमारा ट्रू वैल्यू था या जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट था, हमें वो रिजल्ट अपने एक्सपेरिमेंट से नहीं मिल पा रहा था। क्यों नहीं मिल पा रहा था? जैसा कि हमने पीछे एग्जाम्पल में देखा कि हमने एक स्केल से बच्चों को ए बी के बीच की डिस्टेंस मेजर करने के लिए दिया हमने, तो कुछ बच्चों ने उसको 2.3 सेंटीमीटर मेजर किया और कुछ बच्चों ने उसको 2.4 सेंटीमीटर मेजर किया, जबकि एक्चुअल डिस्टेंस हमारी 2.3 एंड 2.4 के बीच में कुछ थी। तो चूंकि हमें ट्रू वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिल पा रही थी, इसलिए हमारे रिजल्ट में एरर था। ठीक है, वो क्यों था? क्योंकि अभी तो इनिशियली हमने देखा कि इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशंस थी, उसका जो रेजोल्यूशन पावर था वो कम था। ओके, तो एरर हमने डिफाइन किया कि दो तरीके के होंगे। पहला एरर होगा आपका सिस्टमैटिक एरर होगा, और दूसरा हमने बताया था कि वो आपका रैंडम एरर होगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम सिस्टमेटिक एरर को देख लेते हैं। देखो, आपके अभी जब स्कूल के एग्जाम टेस्ट होंगे तो उसमें इन सबको डिफिनीशन लिखने के लिए वो पूछेंगे, तो इसलिए इनको अगर एक बार आप केयरफुली सुन लोगे तो आपको इसको याद करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको एक बार चीजें समझ में आ जाए तो आप उससे इजिली अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, साइंस में सिर्फ और सिर्फ जो आपके रूल या प्रिंसिपल होते हैं उन्हीं की आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज याद करनी होती है। बाकी जो भी सारी चीजें हैं वो जो आप समझ रहे हो उन चीजों को वो आपको लिखना होता है, उसमें आपको बेटर मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और वो चीज आपके साथ में कैरी ऑन होती है आगे फ्यूचर में भी, कि आज आप पढ़ रहे हो 10 साल बाद भी अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो वो चीज आपके दिमाग में रहेगी, ना कि वो डिफिनेशन जो आपने बुक में देख करके अभी याद कर लोगे और एग्जाम में लिख के नंबर आ जाएंगे। तो इसलिए फोकस किस पे करो? फोकस लर्निंग पे करो, अंडरस्टैंडिंग पे करो, कॉन्सेप्ट को समझो, कि कॉन्सेप्ट को अगर एक बार आपने समझ लिया, कोई आपसे पूछे तो उसको अपनी लैंग्वेज में आप बता पाओ। ठीक है, तो देखते हैं सिस्टमैटिक एरर क्या क्या होती हैं। सिस्टमैटिक एरर्स, तो अभी सबसे पहला एरर जो हमने देखा सिस्टमैटिक एरर्स में, वो हमने कौन सी एरर देखा? कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट था, जो स्केल यूज की थी हमने, उसकी लिमिटेशंस थी और वो जो है उसको एग्जैक्ट डेटा मेजर नहीं कर सकती थी, 0.1 सेंटीमीटर लेस थे। तो पहली एरर जो होती है वो इंस्ट्रूमेंटल होती है। क्या होती है? ठीक है, यानी जो आपके इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन हो उसकी वजह से जो एरर आपके डेटा में इनकॉर्पोरेट होगा उसको आप इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलोगे। ठीक है, जैसे डिस्टेंस मेजर करने के लिए अगर आप ज्योमेट्री स्केल यूज कर रहे हो
तो उसकी लिमिटेशन 0.1 सेंटीमीटर की है, तो उसके वजह से जो एरर आएगा वो उस इंस्ट्रूमेंट की एरर हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप टेम्परेचर मेजर करना चाहते हो, तो जो टेम्परेचर आप थर्मोमीटर यूज कर रहे हो तो वो क्या होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस मेजर कर सकता है। अगर उससे कम का 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस मेजर करना है तो वो मेजर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो उसकी लिमिटेशन हो जाएगी। ठीक है, तो जो आपके इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन की वजह से एरर इनकॉर्पोरेट हो उसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा एरर होता है जो कि मैक्सिमम टाइम हम यूज करते हैं जब कोई ट्रू रिजल्ट हमारे थ्योरेटिकल रिजल्ट से डेविएट करता है, तो उसको बोलते हैं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजरल एरर। क्या बोलते हैं? प्रोसीजरल एरर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हमने एक रिएक्शन की, हमने कहा कि ए से बी मिला करके सी बनता है और उसमें लिख दिया रूम टेम्परेचर। क्या लिख दिया हमने? रूम टेम्परेचर। तो अब देखो यूएस में जो रूम टेम्परेचर होता है वो आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। इंडिया में जो आपका रूम टेम्परेचर होगा वो सीजन के हिसाब से चेंज होगा। अभी मई जून में रूम टेम्परेचर आपका 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाएगा, लेकिन अगर ये दिसंबर में आप करोगे रूम टेम्परेचर तो आपको 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाएगा। तो ये रूम टेम्परेचर जो प्रोसीजरल एरर है, एग्जैक्ट टेम्परेचर में लिखा हुआ है, उसकी वजह से कोई एरर आएगी तो उसको बोलेंगे प्रोसीजरल एरर। ठीक है, जो आपके प्रोसीजर में एजम्पशंस लिए गए हो उसकी वजह से जो एरर आ रहा हो उसको बोलेंगे हम प्रोसीजरल एरर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना बच्चों? यस सर। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, जो प्रोसीजरल एरर होती है वो आपको जब बताता है तो वो आपको सारा डिटेल नहीं दिया होता है कि जैसे मान लो उस टाइम पे जब वो काम किया गया तो ह्यूमिडिटी कितनी थी। ठीक है, ह्यूमिडिटी आपकी चीजों को एक्सपेक्ट करेगी, विंड वेलोसिटी कितनी थी। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो जी निकालने के लिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी निकालने के लिए आप जो है एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो हार्मोनिक ऑसिलेटर यूज करके, तो अब अगर यहाँ पे विंड की स्पीड है तो उसकी वजह से भी इसका मूवमेंट होगा। ठीक है, आपने जो फोर्स दिया उसके अलावा उसको विंड की स्पीड से आपको भी कुछ फोर्स मिल जाएगा, तो वहां पे एरर आएगी। तो ये सारी जो एरर आएंगी वो क्या होंगे? प्रोसीजरल एरर। कि जब तक वहां पे ये ना लिख दिया जाए कि आपको वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट करना है, अगर लिखा है वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट करना है लेकिन आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो चूंकि लेबोरेटरी का कंडीशन आपका वैक्यूम के कंडीशन से डिफरेंट होगा, वहां पे कुछ एयर प्रेशर होगा, बाकी चीजें होंगी, तो उसकी वजह से जो एरर आएगी उसको बोलेंगे प्रोसीजरल एरर या टेक्निक्स एरर। ठीक है, अच्छा, तीसरी एरर जो होती है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन एरर तो एरर ही होती है, बट समटाइम्स ये बहुत ही ब्लंडर रिजल्ट आपको देता है। उसको बोलते हैं बच्चों हम पर्सनल एरर। क्या बोलते हैं उसे हम? पर्सनल एरर। और इसको आप सबने फील किया होगा। पर्सनल, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कि छोटा बच्चा हो आपके यहाँ, आप उसे 1-1 रुपए के 100 कॉइन्स दे दो। ठीक है, अब 5-6 बच्चों को दे दो, उनको बोलो इसे काउंट करो। तो इस 100 कॉइन्स को काउंट करने में कोई बच्चा बोलेगा ये 90 रुपीज है, कोई बोलेगा ये आपका 100 ही है, कोई बोलेगा कि नहीं 98 है, कोई बोलेगा ये 97 है। जबकि है तो एक्चुअली में 100 कॉइन्स ही। छोटा बच्चा मतलब जो आपका 3 साल का 4 साल का बच्चा हो उसकी बात कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर बड़े बच्चे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो हमेशा आपको एक डिसीजन लेना होता है। क्या करना होता है? एक डिसीजन लेना होता है। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट आपको ऑब्जर्व करना है। तो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन हमने क्लास 10th में पढ़ी थी, Q = ml। याद है ना हमको? फिजिक्स में पढ़ी थी हमने Q = ml। ठीक है, और ये क्या बता रहा था कि एट मेल्टिंग पॉइंट जो भी लेटेंट हीट है पूरी वो यूज हो जाएगी। मतलब जब आपका सबस्टेंस मेल्ट करना स्टार्ट करेगा, जिस टेम्परेचर पे मेल्ट करना स्टार्ट करेगा उस टेम्परेचर पे आपके थर्मोमीटर में रीडिंग चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट है।
क्योंकि सारी की सारी एनर्जी क्या होगा, वो स्टेट चेंज में चल जाएगी, सॉलिड से लिक्विड बनने में लग जाएगी। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, जब मेल्टिंग पॉइंट ऑब्जर्व करते हैं तो अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट 122.4 डिग्री सेंटीग्रेड है, एग्जाम्पल है बेंजोइक एसिड का, बेंजोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 122.4 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जब हम रिजल्ट बच्चों का देखते हैं तो 1118 टू 1123 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में वो रिपोर्ट करते हैं। तो उसका रीजन ये होता है क्योंकि जो हम अमाउंट होता है बहुत लेस अमाउंट होता है, और जो ये मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत क्विक टाइम में, मतलब लेस देन सेकेंड में जो है वो हो जाती है। तो इसलिए जो आपका थर्मोमीटर की रीडिंग होती है वो इतना फास्ट कन्वर्ट हो रही होती है, तो कोई बच्चा उसको 118 पे चेक देख लेता है, कोई 120 पे देख लेता है, कोई 123 पे देख लेता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेल्टिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट में जो आपका ट्रू वैल्यू से रिजल्ट डेविएट करता है वो पर्सनल एरर की वजह से होता है। ठीक है, समटाइम्स आप कह सकते हो कि उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिली हुई है, या आपका क्रिस्टलाइन कंपाउंड नहीं है, वो एमार्फस है या कुछ है, तो वो आपकी किस में चली जाएगी, वो प्रोसीजरल एरर में चली जाएगी। तो मेल्टिंग पॉइंट में डेविएशन अगर उसकी क्रिस्टलिनिटी या इम्प्योरिटी की वजह से है तो प्रोसीजरल एरर में चली जाएगी। अगर आपने प्योर सैंपल लिया हुआ है फिर भी डेविएशन आ रहा है तो किसमें आएगी, वो पर्सनल एरर आएगी। ठीक है, और आपने ये देखा होगा एक सिंगल चीज को मेजर करने के लिए 10 स्टूडेंट को दो तो उनके डेटा कुछ ना कुछ डिफर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पर्सनल एरर हो गया। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है बात नहीं? हेलो सर। यस सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। अच्छा, तो अब नेक्स्ट आपका होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर एक्चुअली में हम रिजल्ट में अकाउंट नहीं करते हैं, और इसकी वजह से जो भी गलती होती है बच्चे से उसको माफ कर देते हैं। क्यों? आप मान लेते हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, अब एक्सपेरिमेंट करते समय क्या हुआ, आपका वोल्टेज फ्लक्चुएट कर गया, वोल्टेज क्या करा, फ्लक्चुएट कर गया। अब अगर ये वोल्टेज फ्लक्चुएट कर गया तो उसके लिए कोई स्टूडेंट तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है, ना ही टीचर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये सब रैंडम एरर है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि हर बार हो ही, ये कभी कभार ही हो सकता है आपके पास में। क्या हो सकता है, जिस टाइम आपने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, उस टाइम पे जो है अचानक से एयर की स्पीड बढ़ गई और आपका रिजल्ट या एक्सपेरिमेंटल सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। तो ये सब क्या है, रैंडम एरर है। तो ये हम मान लेते हैं कि जो एरर हम अकाउंट नहीं कर पा रहे हैं सिस्टमैटिक तरीके से, वो सारी एरर हमारी रैंडम एरर आ जाएंगी, या वो चीजें जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ने से पहले हम जो अभी तक क्लास पढ़ा हुआ उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हमने पढ़ा यूनिट्स के बारे में कि हम कौन से यूनिट्स यूज करेंगे। उसमें हमने देखा कि एमकेएस सिस्टम था, सीजीएस सिस्टम था, एफपीएस सिस्टम था। फिर हमने कहा कि जनरल कॉन्फ्रेंस हुई और वहां पे डिसाइड किया कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ सिस्टम हम अप्लाई करेंगे। इसमें हमने देखा कि 7 बेस यूनिट होंगी हमारे पास में, और 2 सब्सिडरी यूनिट्स हैं जो कि यूनिट लेस है, लेकिन उनका यूनिट हमने डिसाइड किया हुआ था कि रेडियन और स्टेरेडियन होगा। ठीक है, क्लियर था, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल का। इतनी बात देखने के बाद में हमने देखा था कि चूंकि हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं लेंथ वगैरह मेजर करते हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज देखी थी हमें कि हमें अर्थ के साथ में सन या स्टार का डिस्टेंस निकालने का तरीका देखा था, पैरालेक्स मेथड। ये पैरालेक्स मेथड समझ में आ गया था सबको? थीटा इक्वल टू क्या था, L/R थीटा इक्वल टू L/R, याद रखोगे तो कभी नहीं भूलेगा। D/D। तुरंत बना के इसको देख लो अपने सिस्टम में। ये बेसिक इक्वेशन है, ये आपका बी था, ये डी था, आर इक्वल टू डी है, और एन इक्वल टू आपका बी है, तो बी बाई डी आपका बन जाएगा। थीटा आपका रेडियन में होगा, ये ध्यान रखना है। ऐसे कन्वर्ट करने के लिए हमने देखा था 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसके जस्ट बाद में हम कहाँ पे आ गए थे, हम एरर्स पे आ गए थे। एरर्स को जानने से पहले हमने पढ़ा था कि एक्यूरेसी क्या होती है एंड प्रिसिशन क्या होता है, ये पढ़ा था हमने।
तो एक्यूरेसी प्रिसिशन को पढ़ते हुए हमने देखा था कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो एक्यूरेट डेटा जो होता है उसके क्लोज होता है, वो वहां तक नहीं हो पाता है, इसलिए उसमें कुछ एरर इनकॉर्पोरेट होती थी। उस एरर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स में हमने बताया था 3 तरीके की एरर होगी। पहला एरर आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर होगी, उसमें इंस्ट्रूमेंट का जो लिमिटेशंस थी या रेजोल्यूशन पावर था उसकी लिमिटेशंस की वजह से थी। दूसरी एरर थी प्रोसीजरल एरर थी, और तीसरी एरर कौन सी थी, कोई बताएगा बच्चा मुझे? पर्सनल एरर थी। ठीक है, इसे कभी नहीं भूलना है। ठीक है, पर्सनल एरर को कभी नहीं भूलना है। ठीक है, जब भी कभी आप कहीं इंटरव्यू अगर आगे देने जाओगे तो जो टीचर बोलता है कि आपका डेटा एक्यूरेट क्यों नहीं आएगा, उसका सबसे अच्छा रीजन क्या होगा आपके पास में, तो आपके पास सबसे अच्छा रीजन होता है उसका कि पर्सनल एरर है हमारी। अगर हम इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशंस नहीं पढ़ पाए तो हमारी भी एरर हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक 0.1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मेजर करनी थी तो हमने मीटर स्केल क्यों यूज की? हमारी एरर तो हो सकती है क्योंकि अवेलेबल नहीं थे, वहाँ पे स्क्रू गेज यूज कर सकते थे, वार्नर कैलिपर्स यूज कर सकते थे। ठीक है, तो सबसे अच्छा आंसर होता है कि सर पर्सनल एरर होगी हमारी। ठीक है, अच्छा, तो जब एरर आ रही है तो इस एरर को आपको मेजर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एरर को आपको मेजर करना पड़ेगा। अब बिना एरर के मेजरमेंट के जो भी आप रिजल्ट एक्सप्रेस करते हो साइंटिफिकली वो गलत होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो डिस्टेंस थी ए एंड बी के बीच की, वो आपकी थी 2.35 सेंटीमीटर। आपने मेजर करके 2.3 सेंटीमीटर उसको बताया हुआ है, तो ये तो गलत है रिजल्ट ना। तो उस एरर को आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो एरर एक्सप्रेस करने के 3 तरीके हैं। ठीक है, कैसे कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद देखेंगे हम रिलेटिव एरर, और लास्ट में देखेंगे परसेंटेज एरर। बच्चों, जो 12th के बाद आपके एग्जाम होते हैं उसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें पूछा जाता है कि जो आप एरर रिपोर्ट करते हो वो किस में रिपोर्ट करोगे, एब्सोल्यूट में करोगे, रिलेटिव में करोगे या परसेंटेज में करोगे? तो बच्चों, जो हम रिपोर्ट करते हैं वो हम परसेंटेज एरर को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये बात याद रहेगा ना कि जो हम एरर को रिपोर्ट करेंगे वो हम परसेंटेज एरर को रिपोर्ट करेंगे। तो एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं कि एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है और परसेंटेज एरर क्या है। ठीक है, देखते हैं। तो बच्चों, मान लेते हैं हम डिस्टेंस मेजरमेंट का ही, हमने किसी बच्चे को दिया हुआ डिस्टेंस मेजर करने के लिए ए एंड बी के बीच में मेजरमेंट करने के लिए, और ए और बी का डिस्टेंस हमें भी एक्चुअली नहीं पता है। तो 10 स्टूडेंट ने जो इसको मेजर करके डेटा दिया हमको, वो डेटा उन्होंने हमको जो दिया हुआ है वो आपको दे दिया। मान लेते हैं कि A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सीएम में सारा डेटा सीएम में रिपोर्ट किया गया है इन्होंने। ठीक है, तो A1 A2 A3 A4 डेटा दे दिया। 10 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट हैं या 30 स्टूडेंट हैं, सबका डेटा मेरे पास आ गया। अब चूंकि हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, हम इसका मीन निकालेंगे। ए मीन, इसको एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। तो बच्चों, n नंबर आप डेटा दिया हो तो उसका जो एवरेज वैल्यू होता है वो A1 A2 A3 डॉट 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 AN डिवाइड बाय कितना होगा? एनीवन? डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n से। तो ए मीन यहाँ से निकल जाएगा कि जो भी सारे डेटा हैं उनको आपने मेजर कर लिया और उनका आपने एवरेज निकाल लिया। तो इस ए मीन को हम मान लेंगे ट्रू वैल्यू। क्या मान लेंगे हम? ट्रू वैल्यू मान लेंगे।
बच्चों इस वर्ड पे बिल्कुल ध्यान दो, इसे चाहो तो कॉपी पे अपने नोट कर लो। जब हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं होगी, यानी एग्जैक्ट रिजल्ट हमें नोन नहीं होगा, तभी ए मीन हमारा ट्रू वैल्यू माना जाएगा। अगर हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू पहले से नोन है या हमें पता है तो हमें ए मीन निकालने की जरूरत नहीं है। ये बात क्लियर हो गई सबको? ए मीन हम तभी निकालेंगे जब ट्रू वैल्यू हमें नोन नहीं होगी। अच्छा, एक बार जब हमने ट्रू वैल्यू निकाल लिया, तो अब हम हर एक डेटा में, मतलब हर एक स्टूडेंट के मेजरमेंट में कितना एरर था वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो हमारा पहला स्टूडेंट था उसके में कितना एरर आया, तो डेल्टा अल्फा इक्वल टू ए मीन माइनस A1 हो जाएगा। दूसरे स्टूडेंट में कितना एरर आया, तो डेल्टा अल्फा इक्वल टू ए मीन माइनस A2 हो जाएगा। तीसरे स्टूडेंट में कितना एरर आया, तो ए मीन माइनस A3 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से हर एक स्टूडेंट के डेटा में जो एरर आएगी वो हम निकाल सकते हैं। यही चीज अगर हमें ट्रू वैल्यू दी हुई होती, क्या दिया होता, ट्रू वैल्यू अगर हमें दिया हुआ था तो हमें ए मीन निकालने की जरूरत नहीं होती, और हम यहाँ पे लिखते ए ट्रू वैल्यू माइनस A1 A2 A3 कर लेते। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो एरर निकाल रहे हैं हम ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एरर इन पर्टिकुलर रिजल्ट्स। और जब इसका हम मॉड ले लें तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। ठीक है बच्चों, देखो ये ए मीन था, ये आपका ट्रू वैल्यू था, तो ए मीन माइनस A1 ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ये आपका निगेटिव भी हो सकता है। ये भी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अगर A3 आपका ए मीन से जाता है तो निगेटिव हो जाएगा, A3 कम है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम अपने पुराने एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे हमारा ट्रू वैल्यू कितनी थी, जो हमने मेजर किया था 3.25 सेंटीमीटर हमारी ट्रू वैल्यू थी, और जो बच्चों ने रिपोर्ट किया था वो 3.2 cm किया था एंड 3.3 cm किया था। तो 3.2 cm वाले के रिस्पेक्ट में देखोगे तो 0.05 cm पॉजिटिव का डेविएशन मिलेगा, और 3 के रिस्पेक्ट में देखोगे तो आपको -0.5 का नेगेटिव डेविएशन मिलेगा ना। तो इस तरीके से जो एरर आई थी डेल्टा अल्फा 1 अल्फा 2 वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन एरर जो होता है वो हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू में यानी एब्सोल्यूट वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम आपका एरर निकालने के बाद में उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू में रिप्रेजेंट करें डेल्टा अल्फा को, तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया, मॉड ऑफ ए मीन माइनस AI। ठीक है, अब जिसकी बात भी करना हो हमें पहले दूसरे तीसरे चौथे हर रिजल्ट का हम एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई हमको। इसी तरीके से जो एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया हमने, इस एरर का भी मीन निकाल सकते हैं हम, हर एक जो भी डेल्टा अल्फा आई आया था उसका मीन निकाल करके। ठीक है, तो जब भी हमें जरूरत होगी तो हम निकाल लेंगे। तो डेल्टा अल्फा मीन मॉड डेल्टा अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अपन n से निकल जाएगी। तो इस तरीके से जो एब्सोल्यूट एरर का निकलेगा मीन वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा अब एक एग्जांपल देखते हैं, इस पे करके फिर आगे बढ़ते हैं। एक स्टूडेंट ने ए बी के बीच की जो लेंथ है वो आपको दे दी गई है 2.5 सेंटीमीटर है।
स्टूडेंट ए ने इसको मेजर किया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर और बी ने इसको मेजर किया हुआ है 2.6 सेंटीमीटर। तो अब अगर इसमें देखो बच्चों, यहाँ पे हमने आपको ट्रू वैल्यू दे दी है। क्या दे दी है? ट्रू वैल्यू दे दिया है। तो आपको मीन निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ए में कितना एरर होगा? अल्फा ए अगर आपको निकालना है डेल्टा अल्फा ए, तो कैसे निकालोगे? ट्रू वैल्यू कितनी है? 2.5 cm माइनस 2.4 cm इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस 0.1 cm। अब क्योंकि हमें ये मॉड चाहिए, तो जब मॉड ले लेंगे इसका हम, तो हमें मिल जाएगा ये 0.1 cm। यानी ए के रिजल्ट में कितना आया? एब्सोल्यूट एरर 0.1 सेंटीमीटर का है। इसी तरीके से बी के रिजल्ट में एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा? 0.2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और ओवरऑल रिजल्ट में आपके कितना एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा? तो 0.1 प्लस 0.1/2 यानी 0.1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो एरर पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजिली बना सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद में नया टर्म आता है आपके पास में, वो होता है कि रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर क्या होता है आपके पास में। ठीक है, तो रिलेटिव एरर क्या होगा बच्चों? सिर्फ डिफिनीशन याद हो जाए या जानने हमें तो हमारा काम चल जाएगा। हमने जो डेल्टा अल्फा मीन निकाला था, इसका ए मीन के साथ में जो आपका परसेंटेज बनेगा, ठीक है, डेल्टा अल्फा मीन बाय ए मीन इज गोइंग टू बी योर रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर क्या होगा? परसेंटेज एरर होगा रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा अल्फा मीन अपॉन ए मीन इनटू 100। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? एनीवन? हेलो, Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ओके। हर्ष ने एक क्वेश्चन पूछा था बीच में, सर हाउ वी कैन चेंज ए नंबर व्हिच इज इन रेडियन टू मीटर। हर्ष, आपको याद होगा कि हमने जब बताया था कि रेडियन इज अ डायमेंशन लेस थिंग। क्या था? रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो कहीं पे सब मीटर बाई रेडियन लिखा है तो उसका मतलब मीटर ही होगा, क्योंकि रेडियन एक्चुअली क्या है? वो डायमेंशन लेस चीज है। ठीक है, रेडियन एंड स्टेरेडियंस आर डायमेंशनलेस। ये सिर्फ हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि एसआई सिस्टम ने इसको माना हुआ है कि हम जो एंगल होगा उसको रेडियन में रिप्रेजेंट करेंगे और उसको स्टेरेडियन। देखो क्या होता है, इसको देखते हैं कैसे ये डायमेंशनलेस क्यों है और ये मीटर को अफेक्ट क्यों नहीं किया हमारे। तो देखो बच्चों, थीटा इक्वल टू कितना था? L/r था। L का डायमेंशन क्या होता है? लेंथ होता है, मीटर में होगा, L लिखेंगे। R का डायमेंशन क्या होता है? मीटर होता है, L होता है। तो L/L कट जाएगा, यानी मीटर बाई मीटर कट जाएगा। तो ये क्या बचा? ये तो डायमेंशनलेस बचा ना। तो रेडियन मींस डायमेंशनलेस। तो कहीं पे लिखा हुआ है 10.5 मीटर अपॉन 2 रेडियन। ठीक है, या इसको 10 कर दो सिंपली के लिए अभी। 10 मीटर अपॉन 2 रेडियन। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो 5 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे रेडियन नहीं आएगा क्योंकि ये रेडियन आपका ऑलरेडी क्या है? डायमेंशनलेस है।
ठीक है, ओके हर्ष। अगर किसी और बच्चे को प्रॉब्लम थी तो उसको वो जान लीजिए। यस ओके, अब आगे बढ़े हम। अच्छा, तो बच्चों देखो अभी अगले जो क्लास 2 बजे स्टार्ट होगी वहां तक पहुंचने के लिए हमें कुछ चीजें और देखनी है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स देखनी है। तो इसलिए हो सकता है हमको एक बार अभी दोबारा आपको ज्वाइन करना पड़े। तो अगर ये आपका टाइम आउट हो जाएगा तो अगली बार आप लोग जो है अपने आप से तुरंत ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम वहां तक पहुंच जाएंगे जितना कि हम अभी तो 2 बजे क्लास हो उसमें हम कवर कर पाए। अच्छा, तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों? एब्सोल्यूट एरर पढ़ लिया, रिलेटिव एरर पढ़ लिया एंड परसेंटेज एरर पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आती है कि चूंकि ये एरर जो होती है वो एक एक्सपेरिमेंट में तो होती नहीं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो हमको जानना पड़ेगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो बच्चों बहुत सिंपल है ये। देखो कोई क्वांटिटी z इक्वल टू होगी वो a प्लस बी होगी या z इक्वल टू a माइनस बी होगी, जिसमें a और b दोनों को मेजर करना है आपको। तो जो z में देखो बच्चों जो आपका एरर होता है वो एडिटिव होता है, मतलब एरर कभी माइनस नहीं होता है, एरर हमेशा आपका प्लस ही होता है। तो डेल्टा z में जो एरर होगी आपका डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगी, और सेकंड केस में भी डेल्टा जेड में जो एरर होगी वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही होगी। यहाँ माइनस नहीं होगा बच्चों, ध्यान रहेगा। ए माइनस बी में भी ए प्लस बी ही एरर आपका निकलेगा, ठीक है बच्चों। तो डेल्टा जेड में जो एरर आएगी वो यही एरर निकलेगी, ठीक है। तो जेड प्लस डेल्टा जेड, तो ये तो कोई मीनिंग नहीं रहा यहाँ पे। तो ये क्या मिल जाएगा हमको? चाहे प्लस लिखें चाहे माइनस लिखें हम, z इक्वल टू ए प्लस हो या माइनस हो, लेकिन डेल्टा z इक्वल टू हमेशा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा, जहां डेल्टा ए एंड डेल्टा बी क्या है? ए और बी के मेजरमेंट में रिस्पेक्टिव एरर है। परसेंटेज में है तो परसेंटेज में, रिलेटिव है तो रिलेटिव, ठीक है। तो डेल्टा ए हमने कैसे निकाला था? पीछे निकाला था हमने डेल्टा ए इक्वल टू, कोई बच्चा बोलेगा? डेल्टा ए इक्वल टू ए की ट्रू वैल्यू या ए की मीन वैल्यू और अपान ए मीन हो गया, ए ट्रू माइनस ए एक्सपेरिमेंटल, यही था ना डेल्टा ए। तो इसकी आपको रिलेटिव एरर भी निकल जाएगी डेल्टा ए। अगर रिलेटिव में चाहिए तो रिलेटिव में, या जैसे भी रिप्रेजेंट करना उस फॉर्म में नोट कर लेंगे इसको हम। तो चाहे आपका एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो, हमेशा एरर आपकी जुड़ जाएगी। इसी तरीके से अगर z इक्वल टू आपका a इंटू बी दिया हो या z इक्वल टू a बाई बी दिया हो, तो जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो इसके केस में जो आपका एरर होता है वो बच्चों रिलेटिव एरर का एडिशन होता है हमेशा। क्या होता है? डेल्टा z बाई z निकलता है यहाँ पे, ये आपका डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। अब इन दोनों केस में डिफरेंस हमें क्लियरली जान लेना चाहिए जिससे हम एग्जाम में गलती ना करें। ए बाई बी का भी यही एरर होगा और ए इंटू बी का भी यही एरर होगा, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और देख लेते हैं हम जल्दी से। अगर z इक्वल टू ए स्क्वायर है तो डेल्टा z बाई जेड कितना होगा? 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए होगा, ठीक है। इसको और आगे बढ़ाएं, एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। z इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपान सी पावर 4। अब इस क्वांटिटी में हमें एरर बताना है तो कैसे बताएंगे? आप लोग लिख सकते हो,
तो लिखो डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस पावर आ जाएगा आगे 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस 4 इंटू डेल्टा सी बाई सी। ठीक है बच्चों, तो आपको कोई भी इक्वेशन दे दिया जाए आप उसके लिए डेल्टा जेड बाई जेड यानी रिलेटिव एरर जो है आपके पास में वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब एक क्विक रिवीजन इसका कर लेते हैं तुरंत हम दोनों को सर अलग अलग। डिवीजन सर हाँ कोई क्वेश्चन? सर डिवीजन में भी रिलेटिव एरर ऐड ही होता है? कुछ मतलब देखो डिवीजन हो या सब्सट्रैक्शन हो आपका वो रिलेटिव एरर आपका ऐड ही होगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रिलेटिव एरर आपका ऐड ही होगा। ठीक है, ठीक है सर। कई बार वो मिस्टेक हो जाता है, बच्चे कर लेते हैं कि नीचे है तो ऊपर जाएंगे माइनस ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा वो। ठीक है, बट चूंकि एरर है तो एरर तो सी में भी हुआ ही है ना। अगर जेड इक्वल टू आपका ए स्क्वायर बी क्यूब सी पावर 4 था तो इस सी को मेजरमेंट में तो एरर हुआ है ना कि नहीं हुआ एरर। ठीक है, तो ओवरऑल रिजल्ट में तो भी तो कंट्रीब्यूट करेगा ना। तो इसका क्विक समरी ले लेते हैं हम जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस बी या जेड इक्वल टू ए इंटू बी और ए बाई बी है तो इनका एरर कैसे लिखेंगे डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम डेल्टा जेड बाई जेड लिखते हैं बच्चों। ये रिलेटिव एरर यहाँ पे निकाल रहे हैं हम। ठीक है, ये आपका डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी है। इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखेंगे, जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात है तो रिलेटिव एरर निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली एब्सोल्यूट एरर जो है आपका मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना? हेलो, ये बात समझ में आ गई ना? ठीक है, यस सर। अब एरर पे बेस्ड आप कोई भी क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, और आप 2 बजे की क्लास के लिए तैयार हो चुके हो तो इस एरर पे बेस्ड मैं आपको करीब करीब 10 क्वेश्चन है जो कि मैं भी आपको व्हाट्सएप पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है मैं उनको भेज दूंगा। तो आपके पास 2 घंटे का टाइम है, वो आप लोग कर लीजिएगा। तो अभी जो 2 बजे की क्लास होगी उसमें मिलेंगे हम, तो उसमें हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर एंड डायमेंशनल एनालिसिस। सिग्निफिकेंट फिगर एंड डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो हाँ हेलो सर इस चैप्टर के नोट्स है इस हेलो चैप्टर के नोट्स में हेलो हाँ देखिए जो वीडियो है इसकी रिकॉर्डिंग इसका नोट्स और इस पे जो आपकी एक्सरसाइज होगी ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, ठीक है मतलब जो सर। क्लासेस होंगी इन सारी की रिकॉर्डिंग आपको और इनके जो आपके लेक्चर नोट्स हैं और इस पे जो क्वेश्चंस होंगे वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे आप लोगों से फिर 2 बजे। तब तक आप लोग जो क्वेश्चन अभी व्हाट्सएप पे भेजेंगे 10 क्वेश्चन है वो आप लोग बना लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको हम देख लेंगे फिर। ठीक है, अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है? हेलो, आप सबने म्यूट किया हुआ है क्या अपने आप को? आ गया सर समझ। ओके, यस समझ में आया? यस सर।